हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग का फैकल्टी। हम यूट्यूब पर एक वीडियो सीरीज कर रहे हैं जिसके अंदर हम सीए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरी, सारे मॉडल्स 100% कवर कर रहे हैं विद केस स्टडीज। 5 चैप्टर यूट्यूब पर ऑलरेडी डल चुके हैं और आज है डिसीजन मेकिंग का सेकेंड लेक्चर। स्टडी मैट से हम कर रहे हैं, तो स्टडी मैट का पेज नंबर 6.14 निकाल लीजिए। सीए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग और पेज नंबर है 6.14। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप उनको यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। और अगर आप पहले से इस वीडियो सीरीज को देखना कंटिन्यू कर रखा है आपने, तो आप कंटिन्यू करते रहिए। यहां पर हम बात करते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से, थ्योरी को इन डेप्थ समझते हैं, हर बात का डिटेल में एनालिसिस करते हैं और प्रैक्टिकली क्या इंप्लीकेशन है हर कॉन्सेप्ट का अच्छे से समझते हैं। इससे आपको पता पड़ेगा कि फ्यूचर के अंदर कैसे आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनकर या कॉस्टिंग के एनालिस्ट बनकर किसी कंपनी के अंदर एक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और एक बड़े अच्छे पैकेज पर मार्केट में आपको जॉब मिलेगी। इस फील्ड में बड़ा स्कोप है। मैक्सिमम लोग सीए बनने के बाद टैक्सेशन वाला काम पकड़ते हैं, अकाउंटिंग वाला काम पकड़ते हैं, लेकिन जो 2 फील्ड्स हैं जहां पर अभी स्कोप काफी ज्यादा है, एक है आपका फाइनेंशियल सेक्टर। हालांकि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी काफी लोग आजकल जॉब में लग गए हैं, बट ये जो कॉस्टिंग सेक्टर है या फिर ये कहूं जो ये डिसीजन मेकिंग सेक्टर है एक बिजनेस का, हर पॉइंट पे जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो ये सेक्टर अभी तक खाली पड़ा है। यहां पर खूब स्कोप है, कंपटीशन है ही नहीं। जहां पर कंपटीशन नहीं है वहां पे स्कोप ही स्कोप है। तो ये एक फील्ड है जिसमें मदद करेगा आपकी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो पेज नंबर 6.14 देखिए, शॉर्ट रन डिसीजन। कुछ बातें हैं जो बिजनेस के अंदर डिसीजन लेनी होती हैं, जिन बातों पर कंपनी को डिसीजन लेना होता है। तो आपके स्टडी मैट के अंदर हैं 6 बातें। सबसे पहली बात है आपकी आउटसोर्सिंग डिसीजन, और ध्यान देना यह शब्द लिखा है शॉर्ट रन डिसीजन, लिखा है शॉर्ट रन डिसीजंस आर मैनी एंड वेरीड बट सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट वंस वी शैल लुक इन दिस चैप्टर इंक्लूड। इसका मतलब क्या है कि ये जो 6 प्रकार के डिसीजन मेकिंग के बारे में अभी हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर, ये सारे के सारे जो डिसीजन हैं ये शॉर्ट टर्म पीरियड के डिसीजन है, यानी कि ये डिसीजन का इंपैक्ट 6 महीने से लेकर 1 साल तक रहता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, अभी जब लॉकडाउन चल रहा है, स्कूलों की हालत खराब है, सेंटर्स अवेलेबल नहीं है और आईसीआई ने अपने एग्जाम कैंसिल किए हैं, तो ये डिसीजन जो है शॉर्ट टर्म डिसीजन है। इसका इंपैक्ट अगले 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल तक रहेगा। और ऊपर वाले से प्रार्थना है मेरी कि जल्दी से कोविड की कोई ना कोई मेडिसिन या वैक्सीनेशन आ जाए ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो डिसीजन क्या है? शॉर्ट रन डिसीजन। तो ये जो 6 डिसीजन हम पढ़ रहे हैं ये भी शॉर्ट रन है, ध्यान देना इस बात पर, शॉर्ट रन। पहला डिसीजन है आपका आउटसोर्सिंग डिसीजन। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि जो प्रोडक्ट एक कंपनी बनाकर बेचती है उसे घर में खुद से बनाकर बेचे या फिर मार्केट से खरीद कर अपना नाम चिपका कर बेचे। अगर खुद से बनाएंगे तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, मशीन्स, प्लांट, वर्कर्स इंप्लॉय करने पड़ेंगे, है ना, और उसके बाद उस पे कंपनी का ब्रांड नेम चिपकाकर आप मार्केट में बेचेंगे। दूसरा तरीका है आपका आउटसोर्सिंग। आप खुद मत बनाओ, आप किसी और से बनवाओ या किसी और का बना हुआ माल लो, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करो अपने हिसाब से, अपना ब्रांड नेम चिपकाओ, मार्केट में बेचो, मार्केट में बेचो। ध्यान देना जरा इस बात पर, यह डिसीजन आपका शॉर्ट टर्म है, यह डिसीजन आपका लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म डिसीजन है। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या होते हैं? तो उसके एडवांटेज तो बहुत सारे हैं। इसका पहला एडवांटेज ये होता है कि किसी और की एफिशिएंसी का बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर मैं चाइना की बात करूं, हालांकि इस टाइम पर इस वक्त चाइना से लोग काफी खफा हैं, लेकिन अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना ये जो कंट्री है ये ऐसे ऐसे आइटम बनाता है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो इंडिया अभी तक नहीं बना पाता, और कब तक बना पाएगा ऐसा भी नहीं मालूम। मतलब इतना एडवांस्ड है इन कंपैरिजन टू इंडिया कि शायद जो चीजें वो अभी बनाता है हम अगले 10 साल में ही बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, इसके ऊपर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है।
और अभी तो ऐसा ही लगता है कि शायद नहीं बना पाएंगे, शायद। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम कि उनकी एफिशिएंसी का बेनिफिट लेकर, यानी कि कोई फिनिश गुड्स अगर वो बाहर से बनाकर हम उससे मंगवा लें, इंपोर्ट करवा लें और उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके इंडिया में बेचें, तो उसकी एफिशिएंसी का बेनिफिट हमें मिलेगा। समझ गए? उसकी एफिशिएंसी का बेनिफिट हमें मिलेगा। इससे फायदा क्या हुआ? एक व्यापारी जो नया नया बिजनेस शुरू कर रहा है, एक व्यापारी जो नया नया बिजनेस शुरू कर रहा है, उसको मोटा पैसा फैक्ट्री खरीदने में, मशीनें खरीदने में, लेबर को एम्प्लॉय करने में नहीं करना पड़ेगा। यानी मैक्सिमम काम उसका आउटसोर्स है। यानी कि वो वहीं से माल खरीदेगा, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेगा और उसमें ब्रांड चिपका के मार्केट में उतार देगा। एग्जाम्पल के लिए बात करता हूं पेन ड्राइव, जिससे आप समझ पाएंगे। तो ये 6 डिसीजन है, वन बाय वन बात करेंगे हम। सबसे पहला डिसीजन है आपका आउटसोर्सिंग, और मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव इंडिया के अंदर सैनडिस्क की 64 GB की जो पेन ड्राइव है आपकी, अगर अप्रोक्सीमेट बात करें तो 600 रुपए से 700 रुपए के बीच में आती है पर पेन ड्राइव। 600 रुपए से 700 रुपए। अब सोचो, कल को आपके मन में आए या किसी व्यक्ति के मन में आए कि क्या इस पेन ड्राइव वाले बिजनेस में उतरना चाहिए, क्योंकि अब इन फ्यूचर क्या होने वाला है, पूरे का पूरा इंडिया ऑनलाइन होने वाला है। मैक्सिमम काम ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन टीचिंग बढ़ेगी, ऑनलाइन डॉक्टर की कंसल्टेशन बढ़ेगी, ऑनलाइन बिजनेसेस बढ़ेंगे। तो ऐसे के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए भी तो लोग स्टोरेज ड्राइव्स खरीदेंगे। तो क्या पेन ड्राइव वाला बिजनेस अच्छा है? तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचे इंडिया में कि मैं खुद से पेन ड्राइव बनाऊंगा और फिर बेचूंगा, तो उसको बहुत सारा खर्च करना पड़ सकता है, और ये खर्च 10 लाख 20 लाख में नहीं होगा। इसके लिए मोटा लगाना पड़ेगा पैसा। रिस्क बराबर है, नहीं चला तो नुकसान हो गया। और डिसीजन मेकिंग क्या बोलती है हमें? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यानी कि हम रिस्क को मिनिमाइज करते हुए हाई प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। सफलता तो सफलता के बाद ही पता लगती है, पहले कोई बता ही नहीं सकता कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि रिस्क को मिनिमाइज करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। तो मैन्युफैक्चरिंग ना करने की बजाय अगर वो व्यक्ति चाइना से पेन ड्राइव की जो चिप होती है, पेन ड्राइव में एक चिप होती है, उस चिप को अगर वो इंपोर्ट करे, हालांकि इस टाइम पर इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आज के 1 साल बाद अगर वो इंपोर्ट करे तो ये 64 GB की जो चिप आती है, ये लगभग 350 से 450 रुपए की आ जाती है। यहां पर मैं सिर्फ एक चिप की बात कर रहा हूं। अगर ये 100 चिप, 500 चिप या 1000 चिप एक साथ खरीदेगा तो और भी कॉस्ट कम हो सकती है, क्योंकि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, याद करो, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, माइकल पॉटर। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बल्क में खरीदकर प्राइस कम कर सकता है, यानी कि ये 350 से भी कम पे आ सकती है। अब सोचो अगर मोटा मोटा मैं ऑन एन एवरेज 300 रुपए लगा लूं, तो मार्केट में सैनडिस्क की कितने की बिकती है जी? तो मान लो 600 रुपए की बिकती है। आपको कितने की मिली जी? 300 रुपए की मिली। आपने वहां से चिप को इंपोर्ट करा और उसकी प्लास्टिक बॉडी को यहां पर किसी से बनवा कर, खुद नहीं बनाकर, किसी से बनवा कर चिप को उसमें लगाकर इंडिया में बेचने का काम शुरू करा। तो आपको लगता नहीं कि यह काम तो 1.5-2 लाख में शुरू हो सकता है? हाँ जी, ये काम 1.5-2 लाख में बड़े आराम से शुरू हो सकता है। मतलब बहुत ही कम पूंजी के अंदर एक अच्छा व्यापार, और प्रॉफिट भी, इसमें प्रॉफिट की गुंजाइश ही बहुत है। जो व्यक्ति 600 रुपए में पेन ड्राइव अभी खरीद रहा है, उसको अगर आप बोलो कि भाई 500 रुपए में खरीदोगे क्या, तो वो खरीद लेगा। क्यों? वो देख रहा है आपने 100 रुपए का बेनिफिट। अच्छा, आपने 300 की ली, 100 रुपए और खर्च कर दिए उसकी प्लास्टिक बॉडी की, उसके कवर के ऊपर। मान लीजिए आपको कितने की पड़ी? 400 की। आपने कितने की बेची? 500 की। 100 रुपए का मुनाफा एक पेन ड्राइव पर, एक पेन ड्राइव पर 100 रुपए का मुनाफा। अगर मान लो पूरे महीने के अंदर शुरुआत में 500 पेन ड्राइव भी बेची, तो बताओ जरा मंथली प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 रुपए। और आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट सिर्फ बीकॉम करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जो आपकी तरह प्रोफेशनल कोर्स नहीं करते, तो उनके लिए 50,000 का ये अमाउंट बहुत ही बड़ा है। उनकी शुरुआत ही 15-20 हजार से होती है और धीरे धीरे ग्रो करके 50 तक पहुंचने में उनकी आधी उम्र निकल सकती है। तो देख रहे हैं आप, इसीलिए बोलते हैं जो जॉब के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कम होते हैं एज कंपेयर टू बिजनेस, प्रोवाइडेड कि आपको सही टाइम पर सही प्रकार की डिसीजन मेकिंग लेना आता हो। तो ये है काम आउटसोर्सिंग का। तो मैंने बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको समझा दिया कि क्या फायदा होता है आउटसोर्सिंग का। अच्छा, मैंने इसे शॉर्ट टर्म क्यों बोला? ये जो डिसीजन है आउटसोर्सिंग वाला, ये ओवर द लाइफ नहीं कर सकता ये व्यक्ति। क्या रीजन है इसके पीछे?
जब इस प्रकार से ये महीने की 500 पेन ड्राइव बेचकर 50,000 रुपये कमाएगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट के बाकी जो इसके यार दोस्त हैं, जो इसके रिलेटिव हैं, जो इसके भाई बंधु हैं, जब वो इसे बातचीत करेंगे तो उनको पता लगेगा कि यार ये फलाना व्यक्ति ये काम करता है, बाहर से खरीदता है, अपनी ब्रांडिंग चिपकाता है, यहाँ पर बेचता है, यार 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, हम जॉब में 25,000 रुपये के लिए मतलब बहुत मेहनत करते हैं, ग्रोथ भी नजर नहीं आ रही, और ये घर बैठे बैठे 50,000 रुपये कमाता है। तो धीरे धीरे आपका कंपटीशन बढ़ना चालू होगा। जब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ना चालू होगा तो वो लोग भी बाहर से इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट करना बड़ा फ्रीली अवेलेबल है आजकल। तो वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, है ना, और अलीबाबा तो है, alibaba.com, तो वेबसाइट से एप्लीकेशन है। तो कल को जब धीरे धीरे और भी सेम चीज बेचने वाले लोग मार्केट में इस पेन ड्राइव को बेचना चालू करेंगे, तो भाई साहब धीरे धीरे जो आप 500 रुपए की बेच रहे हो ना, वो 500 रुपए में कंपटीशन आ जाएगा। तो धीरे धीरे उस प्राइस को कम करना पड़ेगा। 500 से 480, 460, 440, 420, 410। तो एक टाइम बाद यह हालत हो जाएगी कि आप उस बिजनेस को करके बड़ा ही रीजनेबल सा प्रॉफिट कमाएंगे, एक ऐसा प्रॉफिट कि अब आपको लगेगा कि ये बिजनेस तो बेकार हो गया, इसके अंदर अब कोई मुनाफा खास नहीं होता। इसीलिए बोला गया कि ये सारे डिसीजन आपके शॉर्ट टर्म हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या रहेगा, यानी शुरुआत में ऐसे बिजनेस करो और फिर धीरे धीरे कोशिश करो कि वो चिप आप यहीं बना पाओ, इंडिया में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाओ, बाहर जाओ सीख कर आओ कि कैसे वो उस चिप को बनाते हैं, उसकी ट्रेनिंग लो। एक बार अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग अपने हाथ में पकड़ ली, उसके बाद फिर ये जो प्रॉफिट है ये लाइफ पीरियड के अंदर बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए बोला गया आउटसोर्सिंग मतलब मेक और बाय, इट इज ए शॉर्ट टर्म डिसीजन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा कि ये शॉर्ट टर्म क्यों है और आउटसोर्सिंग शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल क्यों होती है। ठीक बात है। अच्छा जी, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल। सपोज करो किसी व्यक्ति के मन में आया कि यार बिस्लेरी की पानी की बोतल जो बिकती है मार्केट में, वो 25 रुपए से 30 रुपए की बिकती है पर बोतल, डिपेंडिंग अपॉन कहां से खरीद रहे हो, है ना। मॉल में लेते हो तो 30 की मिल सकती है, किसी रेस्टोरेंट में 30 की या 50 की मिल सकती है। बट मैंने मोटा मोटा मान लिया कि चलो 20 रुपए मान लेते हैं, मोटा मोटा मैंने मान लिया कि बिस्लेरी की पानी की बोतल 20 रुपए की मिलती है। अब आप सबको पता है किसी टाइम पर किसी ने कहा था कि एक वो समय आएगा कि इंसान पानी भी खरीद कर पिएगा, और फ्री में मिलने वाला पानी भी कोई बोतल में भरकर बेच देगा। तो देख लो, फ्री में मिलने वाला पानी भी लोग बोतल में भरकर बेच देते हैं, 100% प्रॉफिट। फ्री में मिलने वाली हवा को भी लोग गुब्बारे में भरकर बेच देते हैं। एक ऐसा बिजनेस जहां पर आपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और प्रॉफिटेबल बिजनेस में इसे कन्वर्ट कर लिया। तो आपके मन में कल को ऐसी अभिलाषा आई कि यार ये जो पानी वाला काम है बड़ा ही सिंपल काम है यार, 1 लीटर पानी 20 रुपए का बिकता है, तो क्या करें। तो अगर शुरू में ही अगर आप अपनी फैक्ट्री लगाने की कोशिश करोगे या वो मशीनें खरीदोगे जिससे पानी फिल्टर होता है, पानी साफ होता है, तो पॉसिबल है कि आप शुरू के अंदर सर्वाइवल को लेके बहुत परेशान रहोगे, पता नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, आपके खर्चों की रिकवरी होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप, ऐसे में आप कांटेक्ट कर सकते हो उन लोगों से जिन लोगों ने ऑलरेडी वो काम किया हुआ है, यानी कि जो ऑलरेडी उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको उसके पास जाना है, आउटसोर्सिंग का रेट तय करना है कि भैया बताओ मैं हर महीने 500 बॉटल लूंगा, नाम मतलब बॉटल लूंगा, बॉटल में पानी होगा, बॉटल के ऊपर आप ही कंपनी का ब्रांड नेम नहीं होगा, मेरी कंपनी का ब्रांड नेम होगा। बताओ कितने की दोगे 500 बॉटल हर महीने, क्या लगता है आपको। वो आपको उसकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस स्मॉल मार्जिन पर दे देगा, उसकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस स्मॉल मार्जिन पर दे देगा। यहां पर जरा समझो मार्जिनल कॉस्टिंग का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। वो जो सेलर है उसके मन में क्या आएगा, यार ये तो मेरी एक्स्ट्रा सेल है, इट इज एन ऑफर फॉर हिम। तो वो क्या बोलेगा, इन 500 बॉटल्स में पानी भरकर इनको पैक करने की कॉस्ट कितनी आती है, यानी कि एडिशनल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, इसमें अपना हल्का सा मार्जिन ऐड करेगा और आपको बेच देगा। क्यों, बिकॉज फिक्स कॉस्ट की रिकवरी तो वो अपने रेगुलर सेल से कर ही रहा है। तो मान लो 20 रुपए का बेचता है वो अभी, तो मान लो कि 8 रुपए उसकी आती है वेरिएबल कॉस्ट, और मान लो 2 रुपए की होती है इसकी फिक्स कॉस्ट, और मान लो 10 रुपए का होता है उसका प्रॉफिट। मैंने कहा मान लो जी, ये उसकी रेगुलर सेल का प्राइस का ब्रेकअप है। इसका मतलब है कि जितनी भी फिक्स कॉस्ट पूरे साल में उसने सोचा था कि खर्च होगी, उसकी रिकवरी तो वो रेगुलर सेल से पहले एस्टिमेट कर चुका है। उसको थोड़ी मालूम था साल के शुरू में कि आपके मन में एक ऐसा बिजनेस आइडिया आएगा और आप उससे कोटेशन मांगने आओगे, उससे एक रेट लेने आओगे। तो भाई इस 2 रुपए की रिकवरी तो वो ऑलरेडी अपने रेगुलर सेल से कर रहा है।
तो जब उसके पास आप जाओगे तो वो क्या बोलेगा, मेरी जेब से क्या लगेगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में अपना हल्का सा प्रॉफिट जोड़कर वो आपको दे देगा। उसकी ब्रांड नेम छपी नहीं होगी उसके ऊपर। क्यों? तो आपने उससे करा, उसने बोला ठीक है मैं 10 रुपए पर बॉटल दे दूंगा, यानी कि 500 गुना 10, कितने पैसे लगे आपके, 5,000 रुपए लगे। अच्छा 5,000 रुपए लगे, अब इसके ऊपर आपका ब्रांड नेम है, आपका ब्रांड नेम है। आप जगह जगह शॉप पर गए, आपने कोऑर्डिनेट किया कि भाई देखो आप 15 रुपए खरीद के 20 रुपए की बेचते हो, मैं आपको 12 रुपए की दूंगा, मैं आपको 13 रुपए की दूंगा, मैं आपको 14 रुपए की दूंगा। तो हो सकता है वो दुकानदार बोले कि हाँ ठीक बात है, हम 15 की लेकर 20 की क्यों बेचें, हम 12 की लेकर 20 की बेचेंगे, हम 12 की लेकर 20 की बेचेंगे। तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट ऐसे हो गया। तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 500 गुना 2 कितना हो गया, 1000। तो 5,000 रुपए लगाकर 1000 रुपए का प्रॉफिट, कितना परसेंट है ये, 20% ऑन कॉस्ट। समझ में आती है बात, 20% ऑन कॉस्ट। तो देखो अगर सोचा होता कि यार पानी की फैक्ट्री लगाकर हम पानी की बॉटल्स, पानी की बोतल में पानी को फिल्टर करके, पैक करके, साफ करके, अपना ब्रांड छिपा के मार्केट में बेचेंगे, तो आपके मन में इतना बड़ा खर्चा आ जाता कि आप इस बिजनेस को कर ही नहीं पाते। लेकिन जैसे आपने आउटसोर्सिंग का सहारा लिया शुरुआत में, बिकॉज इट इज ए शॉर्ट टर्म डिसीजन, तो जैसे आपने शुरुआत में आउटसोर्सिंग का सहारा लिया तो इस बिजनेस को करना कितना आसान हो गया। आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि क्या इस बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक जाना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, यस और नो। तो यह है आपका आउटसोर्सिंग डिसीजन, इट इज ए शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। क्या बोलेगा वो, एक कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, इन हाउस बनाए इतना खर्चा आती है, बाहर से बनाए इतना खर्चा होती है, आप बताओ बाहर से मंगाकर बेचें या मैन्युफैक्चरिंग करके बेचें। तो बड़ी आसानी से आप बता दोगे, जहां पर कॉस्ट कम होगी वही आपका डिसीजन होगा। तो ये था आपका आउटसोर्सिंग। अगले पेज पर आ जाओ आप, पेज नंबर 6.18। तो मैं बता रहा हूं आपको इनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, ताकि आपका दिमाग प्रैक्टिकली हर बात को सोचे, समझे और आगे बढ़े। अगला पॉइंट है सेल और फर्दर प्रोसेस। सेल और फर्दर प्रोसेस, इसका मतलब क्या है कि कोई फिनिश गुड्स कंपनी ने बना लिया, इस फिनिश गुड्स को बना लेने के बाद इसको एज इट इज बेच दें, या फिर इसके ऊपर कोई नया फर्दर प्रोसेस अप्लाई करें फिर बेचें, तो यहां पर ये डिसीजन मेकिंग है। जैसे आपसे रिलेट करता हूं, सीए बन जाने के बाद आप अपने आप को बोल सकते हो, यस आई एम ए प्रोडक्ट, है ना, यू आर लाइक ए प्रोडक्ट। हालांकि आप सर्विसेज ऑफर करोगे, तो डिसीजन प्यार का सीए बन गए। सीए बनने के बाद हम अपनी सर्विसेज को मार्केट में एज इट इज बेच दें, या फिर कोई और कोर्स भी करें, या फिर कोई और डिग्री भी लें, या फिर कोई और वर्क भी सीखें, उसके बाद अपनी सर्विसेज को मार्केट में बेचें। सेल और फर्दर प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, चेक करना है। जो फिनिश गुड्स अभी बनकर रेडी है, उसके ऊपर कोई नया प्रोसेस लगाने में कितना खर्चा हो रहा है, न्यू प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है, प्लस उस खर्चे को करने से टोटल प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रॉफिट में इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, खर्च कम हो रहा है, यस वी विल फर्दर प्रोसेस, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट कम है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो वी विल सेल एज इट इज विदाउट एनी फर्दर प्रोसेस। बड़ा ही सिंपल है। इसके ऊपर भी एग्जाम में आ सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब एक छोटा एग्जांपल लेता हूं जहां पर आप अच्छे से इस बात को रिलेट कर पाएंगे, और यहां पर आपको एक चीज मैं बताना भी चाहता हूं, शायद आपको कुछ फायदा हो उससे। देखिए, सीए बन जाने के बाद नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में, नॉर्मल मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ कोरोना। अभी इकोनॉमी की हालत खराब है, तो इस टाइम पर कितनी सैलरी मिलेगी, कम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। इस टाइम पर तो लोगों की सैलरियां जीरो हो रही हैं, नौकरी से निकाला जा रहा है। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होटल्स में जॉब करते थे, उनको जॉब से निकाल दिया गया है। तो इस वक्त एबनॉर्मल सिचुएशन है, इसके बारे में बात नहीं करता हूं मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल मार्केट कंडीशंस की, कि अगर एक सीए बनने के बाद नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के अंदर, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई व्यक्ति अगर एमएनसी में जॉब करे या किसी सरकारी कंपनी में पीएसयू में जॉब करे, तो उसकी ऑन एन एवरेज सैलरी मान लीजिए 90,000 रुपए ले लेता हूं।
80,000 से 1 लाख के बीच में होती है। अगर भेल कंपनी में जॉब करते हो शुरुआत में ही, तो जॉब लगने के तुरंत बाद 90-95,000 आपके अकाउंट में आते हैं। मतलब इस महीने जॉब लगी और अगले महीने की आखिरी तारीख को आपके पास एक मैसेज आएगा, योर बैंक अकाउंट क्रॉस आखिरी के 4 या 5 डिजिट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹95,000, 96,000, 97,000। समझ रहे हैं बात? तो पीएसयू लगभग 1 लाख करीब दे देती है शुरुआत में। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर वेरी करता है, ज्यादा कैपेबिलिटी है लाख से ऊपर मिलेगा, कम कैपेबिलिटी है थोड़ा कम मिलेगा, अपने आप को और पॉलिश करो, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के अंदर सीए बन जाने के बाद आप एज ए प्रोडक्ट मार्केट में पर मंथ प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी रखते हो 90,000 की, यानी यू आर प्रॉफिटेबल फॉर ₹90,000 पर मंथ आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो सवाल ये होता है कि भाई सीए कर लिया हमने, तो आइदर सेल इट एज इट इज और डू फर्दर प्रोसेस। तो आपको मैं बताता हूं कि फीमेल्स को काफी इसमें अच्छा लगेगा। कॉलेज के अंदर ये जो कॉलेज हैं दिल्ली के, यहां पर अगर कोई व्यक्ति प्रोफेसर लग जाता है, क्या बोलते हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जूनियर प्रोफेसर, है ना, अगर ये लग जाता है तो शुरुआत में वो जो प्रोफेसर साहब होते हैं कॉलेज में, उनकी सैलरी भी लगभग इतनी ही होती है, 90 के करीब ही होती है। मैं इसको फिर भी एक मान लेता हूं। इसको मैंने एक क्यों माना? इसको मैंने एक इसलिए माना क्योंकि कॉलेज के अंदर प्रोफेसर साहब के तो 1 या 2 लेक्चर ही होंगे। कॉलेज टाइमिंग नॉर्मली क्या होती है, सुबह 9 से लेकर दिन के 2-3 बजे तक, और इस 5-6 घंटे के शेड्यूल के अंदर 1 या 2 लेक्चर मैक्सिमम होते हैं जी, बाकी टाइम एंजॉय करो। अच्छा, कॉलेज में कितनी पढ़ाई करता है स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, प्रोफेसर लोग कितना पढ़ाते हैं, ये भी आपको पता है। तो कुल मिलाकर सीए बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति यूजीसी नेट कॉमर्स क्वालिफाई कर लेता है, इसका एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, हाँ, इसका एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, तो वो कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकता है। आप बोलोगे सर लेकिन ऐसा क्यों, हम तो सीए बन गए। ठीक है, आपका मन है, आप जिंदगी में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो और आगे बढ़िए, लेकिन कुछ का मन होता है कि पीएसयू में करना है, सरकारी जॉब पकड़ते हैं, कुछ का मन होता है कि नहीं सर थोड़ा रिलैक्स चाहिए सर, जिंदगी के अंदर हमने बड़ी मेहनत कर ली, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये भी है, कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो यहां पर उनका खर्च क्या होगा? अच्छा, सीए से प्रोफेसर बनने के लिए उन्हें खर्च क्या होगा? तो उन्हें एक एग्जाम देना पड़ेगा, बड़ी नॉमिनल सी फीस है, हो सकता है कोचिंग लेनी पड़ जाए, क्योंकि जीके वीके पढ़नी पड़ेगी, जीके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बाकी तो पढ़ा हुआ ही है आपने। तो मान लो उसे खर्च कर दिया, उस पर लग गए आपके 20,000 रुपए, 20,000 मैक्सिमम बता रहा हूं। यानी कि सीए बनने के बाद आपने बोला कि ठीक है, जॉब तो मैं सीए की ढूंढ रहा हूं, 20,000 रुपए और खर्च करूंगा अपने ऊपर, बिकॉज आई एम ए प्रोडक्ट। मैं अपने ऊपर 20,000 रुपए और खर्च करूंगा और चेक करूंगा क्या 20,000 रुपए खर्च करने से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है क्या? तो आपने देखा यार 20,000 रुपए खर्च करने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ तो रही है। प्राइवेट में जॉब करेंगे तो एवरेज सैलरी मिलेगी 90, और प्रोफेसर बन गए तो एवरेज सैलरी 1 लाख रुपए, यानी 10,000 रुपए का इजाफा तो है, 10,000 रुपए पर मंथ, यानी 2 महीने में पूरा पे बैक हो गया। यानी पे बैक पीरियड कितना है? सिर्फ 2 महीने। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नहीं जाना है, जिंदगी बड़ी खुशहाल चाहिए, शांति प्रिय, कॉलेज लाइफ दोबारा चाहते हो, कूल तरीके से काम करना चाहते हो, 3 बजे के बाद फ्री रहना चाहते हो, सर 3 बजे के बाद मैं काम नहीं करना चाहता, मैं तो लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूं, तो ये जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर हैं, इनको कंसीडर करते हुए, कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करते हुए एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं आप। तो ये मैंने बताया आपसे जोड़कर, ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप सेल और फर्दर प्रोसेस वाले इस कॉन्सेप्ट को आपके खुद के ऊपर अप्लाई करके बेनिफिट ले सकते हो। तो सीए बनने के बाद यू आर इक्विवेलेंट टू एन एमकॉम, और एमकॉम व्यक्ति, हाँ इसको देखो, यूजीसी नेट करने के लिए आपको एमकॉम क्वालिफाई होना जरूरी है। और अगर आप सीए बन गए हैं तो एक नोटिफिकेशन में ऐसा बताया गया है कि अगर आप सीए बन गए हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट माना जाएगा, यानी सीए डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट एमकॉम। इसके बेस पर आप नेट के एग्जाम भरो, एग्जाम भर के क्वालिफाई करो, और किसी भी कॉलेज के जहां वैकेंसी निकलती है आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो। तो ये था सेल और फर्दर प्रोसेस। तो जब भी हम डिसीजन लेते हैं लाइफ के अंदर, तो फाइनेंशियल फैक्टर एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल फैक्टर दोनों कंसीडर करते हैं। कुछ उनके मन में आएगा कि नहीं सर मैं तो नहीं करूंगा सर, ये क्या बात हुई सर, इतना पढ़ाई लिखाई करी, इतनी नॉलेज बांटी, बाद में कॉलेज में चले गए। तो ठीक है, अपना अपना डिसीजन मेकिंग, बट डिसीजन मेकिंग होती कैसे है, डिसीजन लेते कैसे हैं, ये बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं।
एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सिंपल आएगा, एक फिनिश गुड्स बना दिया, उसका नाम ए है, अभी बेचें, इतने का बिकेगा, इतना प्रॉफिट होगा, इसके ऊपर एक प्रोसेस और लगा दें तो ये खर्चा आएगा, इसको लगाने के बाद इतने का बिकेगा, इतना प्रॉफिट होगा। तो आपको चेक करना होगा, कंपेयर करना होगा, अगर प्रॉफिट में इंक्रीज होता है, कॉस्ट से कम है तो यस आप फर्दर प्रोसेस करें, अगर प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं होता है और खर्चा ज्यादा है तो आप फर्दर प्रोसेस ना करें, इसको एज इट इज सेल कर दें। आपको अगर ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या ये आपको बात समझ में आई, आपको ये कैसा लगा एग्जाम्पल, जिससे आपको रिलेट भी किया और आपको कुछ सीखने को भी मिला। अगले पेज पर आ जाइए 6.20 मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन। मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन, देखो यहां पर उसी की बात कर रहे हैं हम, ऑफर। किसकी बात कर रहे हैं? ऑफर। यानी यहां पर हम उस चीज के लिए प्राइस निकालने की सोच रहे हैं जो एडिशनल एज एन ऑफर आया, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस में नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कोई ऑफर भी मुझ पे आने वाला है, लेकिन ऐसा ऑफर आ गया। अब बताओ कि ये पेन किस प्राइस पर बेचूं, ये पेन किस प्राइस पर बेचूं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कंपनी है, वो पेन बनाकर बेचती है। क्या बनाकर बेचती है? पेन। उसने ऐसा अनुमान लगाया कि पूरे साल में 1 लाख पेन ये बनाकर बेचेगी, और इसने जो प्राइस रखा है, मान लीजिए वो प्राइस है आपका 10 रुपए पर यूनिट। ये क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अच्छा, इस 10 रुपए का ब्रेकअप देख लेते हैं क्या क्या है। तो मान लीजिए इस 10 रुपए का ब्रेकअप है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 7 रुपए, फिक्स कॉस्ट है 2 रुपए, और प्रॉफिट पर पेन है 1 रुपए। 7 + 2 + 1 10 रुपए हो गया। अच्छा, ये पेन ये कंपनी इंडिया में बनाकर बेच रही थी। बाहर से मिस्टर जॉन का कॉल आ गया कंपनी के पास, और मिस्टर जॉन ने बोला कि 10,000 यूनिट्स क्या आप मुझे 9 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचोगे? 10,000 यूनिट्स क्या आप मुझे 9 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचोगे? तो बताओ जरा डिसीजन कैसे लेंगे, सोचो एक बार। तो देखो ये कंपनी सोचेगी कैसे, सोचने का प्रोसेस समझना। ये कंपनी सोचेगी भाई 1 लाख पेन बनाने का हमने सोचा था इंडिया के अंदर, 1 लाख तो बना के बेच ही रहे। इसका मतलब है वो मशीन जिससे हम ये पेन बनाते हैं उस पे जो डेप्रिसिएशन का खर्चा हम करने वाले हैं इस साल में, फैक्ट्री जहां पर हम पेन बनाते हैं उसका लगने वाला रेंट, यानी कि ये सारे जो फिक्स कॉस्ट वाले खर्चे हैं पूरे साल के, इसकी रिकवरी तो हमने इस 1 लाख रुपए के अंदर डाली हुई है। समझ गए बात को? यानी कि मान लीजिए फैक्ट्री और मशीन का खर्चा मान लीजिए पूरे साल का मिलाकर है 2 लाख रुपए। कितना है? 2 लाख रुपए। यानी कंपनी ने ऐसा अनुमान लगाया कि इस पूरे साल में फैक्ट्री का रेंट और मशीन का डेप्रिसिएशन, और अगर रेंट पे ले रखी है तो मशीन का रेंट, इस खर्चे को अगर हम जोड़ें तो पूरे साल में 2 लाख रुपए कंपनी खर्च करेगी। और मान लीजिए मशीन की पेन बनाने की जो कैपेसिटी है वो 1.5 लाख यूनिट्स है। कितनी है? 1.5 लाख यूनिट्स। और बना कितने रहे हैं अभी हम? 1 लाख यूनिट्स। तो कंपनी क्या बोलेगी, भाई 2 लाख रुपए की रिकवरी हमें किससे करनी पड़ेगी? 1 लाख यूनिट से। यानी 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, तो यह आ गया आपका 2 रुपए पर पेन। यानी कि एक पेन को जब कंपनी कस्टमर को बेचेगी तो 2 रुपए की रिकवरी उससे करेगी फिक्स कॉस्ट के रूप में। यानी कस्टमर जब 10 रुपए दे रहा होगा तो वो 10 रुपए में क्या क्या है? वेरिएबल कॉस्ट के 7 रुपए दे रहा है, फिक्स कॉस्ट के 2 रुपए दे रहा है, और 1 रुपए का दे रहा है प्रॉफिट। 1 रुपए का दे रहा है प्रॉफिट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि फैक्ट्री रेंट और मशीन का रेंट, या कह लीजिए मशीन का डेप्रिसिएशन, इसकी रिकवरी तो हम 1 लाख यूनिट्स को बेचकर इस साल में कर ही लेंगे। और हमारे पास 50,000 पेन और बनाने की कैपेसिटी अवेलेबल है। यानी कि हम अगर चाहें तो 50,000 और पेन बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। सवाल यह कि हम बेच क्यों नहीं रहे? तो रीजन है मार्केट में डिमांड 1 लाख की ही है, इससे ऊपर है ही नहीं।
भाई मार्केट में जब खरीदारी नहीं है तो क्या बेचोगे? नहीं बेच सकते। अच्छा, लेकिन जैसे ही मिस्टर जॉन का ऑफर आया, अब मुझे बताओ आप, मिस्टर जॉन के लिए इन एडिशनल 10,000 यूनिट्स को बनाने में कंपनी का कितना खर्चा होगा? क्या कंपनी वेरिएबल कॉस्ट खर्च करेगी? आंसर इज यस। वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट को प्रोड्यूस करने पर खर्च करनी पड़ती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पर इनकर होती है और फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में इनकर होती है, जिसे हम पर यूनिट बेसिस पर कस्टमर से रिकवर करते हैं। तो इसका मतलब है कि 10,000 यूनिट्स अगर मिस्टर जॉन के लिए कंपनी बनाए तो 7 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट तो ये खर्च करेगी। अच्छा, क्या ये फिक्स कॉस्ट खर्च करेगी? नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ये खर्च नहीं करेगी। फिक्स कॉस्ट जो ये खर्च कर रही है उसकी रिकवरी तो इंडियन कस्टमर से कर ही ली 1 लाख पेन बेचकर। इसका मतलब है मिस्टर जॉन के लिए 10,000 यूनिट्स बनाने में कंपनी को फिक्स कॉस्ट का कोई खर्चा नहीं करना है। यानी 7 रुपए का खर्चा आएगा मिस्टर जॉन को पेन बनाकर देंगे तो। अच्छा, मिस्टर जॉन कितने रुपए ऑफर कर रहा है? 9 रुपए। बताओ जरा कंपनी का प्रॉफिट कितना? सोचो, 2 रुपए। अब जरा ध्यान से देखो, आपको पहले लग रहा होगा कि 10 रुपए की जगह 9 रुपए का क्यों बेचेगी, ये तो लॉस है। सबको 10 का बेच रहे हैं, इसको 9 का क्यों भाई? तो सुनो, 10 रुपए का बेचकर 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो और 9 रुपए का बेचकर 2 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे। अब बताओ बेचोगे कि नहीं बेचोगे? यस, वी विल सेल टू मिस्टर जॉन। अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, इसको चेंज करके। मिस्टर जॉन ने अगर ये 9 रुपए नहीं बताया होता, मिस्टर जॉन ने बस ऐसा बोला होता कि 10,000 यूनिट्स क्या आप मेरे लिए बनाओगे, और अगर बनाओगे तो पर पेन बताओ जरा मेरे को कितना पे करना पड़ेगा। यानी कि कंपनी को अब क्या सोचना था? मिनिमम प्राइस। अच्छा, कंपनी का मिनिमम प्राइस कितना है? 7 रुपए। आप बोलोगे सर ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। हां जी, वेरिएबल कॉस्ट ही बन गई मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस से मतलब है वो प्राइस जो लेना ही होगा ताकि लॉस ना हो जाए। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट सेल, वो मिनिमम सेल जो करनी ही होगी ताकि लॉस ना हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट मार्क्स, वो मिनिमम मार्क्स जो अचीव करने ही होंगे कहीं फेल ना हो जाए। इसी प्रकार से मिनिमम प्राइसिंग मतलब वो मिनिमम प्राइस जो लेना ही होगा ताकि नुकसान ना हो जाए। तो मिनिमम प्राइस यहां पर क्या हो गया? 7 रुपए। तो यह है कंपनी का मिनिमम प्राइस। अब कंपनी क्या बोलेगी? 7 रुपए से कम तो नहीं ले सकते। अगर 7 रुपए से कम लिया तो हमें नुकसान होगा। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन है 7 रुपए से कम नहीं ले सकते, ये कौन बताता है? ये बताता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। किसको बताता है ये बताता है टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेंट के उस व्यक्ति को, टॉप मैनेजमेंट के उस व्यक्ति को जो मिस्टर जॉन से मीटिंग करेगा फेस टू फेस या फोन पर वार्तालाप करेगा और रेट तय करेगा, जो नेगोशिएट करेगा मिस्टर जॉन से। तो बताओ जरा प्राइस रेंज क्या हो गई? 7 रुपए से 10 रुपए। सर ये 10 रुपए कहां से आ गया? भाई 10 रुपए जो इंडियन मार्केट सेलिंग प्राइस है, समझ गए बात को? 7 से कम आप लोगे नहीं और 10 से ऊपर वो आपको देगा नहीं। वो बोलेगा नहीं अरे सर क्यों पागल बना रहे हो मेरे को, 10 रुपए में तो मार्केट में बेच रहे हो इसको, आप मुझसे 11 मांग रहे हो। भले ही मैं मिस्टर जॉन हूं मगर मिस्टर राम मेरा दोस्त है, इंडिया में रहता है सर वो। समझ गए बात को? तो 7 रुपए से 10 रुपए ये क्या हो गई आपकी मिनिमम प्राइस, यानी ये रेंज हो गई। मिनिमम हो गया 7 रुपए, मैक्सिमम हो गया 10 रुपए, मैक्सिमम हो गया 10 रुपए। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए आप? अगर समझ गए तो नीचे कमेंट करो यस सर आई हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम प्राइसिंग। इससे मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूं प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कैसा होता है, ताकि आप रिलेट करो कि केस स्टडी के जो क्वेश्चन है, अरे भैया क्वेश्चन नहीं है वो, रियल लाइफ प्रॉब्लम है। बिजनेस में आई एक समस्या है। अगर आपके पिताजी कोई बिजनेस करते हैं ना और कॉस्टिंग पढ़ के आप उनका फायदा नहीं करा पाए तो बेकार है। इतने सारे मॉडल हमने पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। अगर इन सब बातों को आप अपने पिताजी के बिजनेस में या अपने भाई के बिजनेस में या अपने जानकार के बिजनेस में इंप्लीमेंट करके उनको 2 पैसे का फायदा नहीं करा पाए तो ये नॉलेज बेकार है।
नॉलेज वही काम की जो काम आए, वरना तो रबिश है, सब कचरा है, भरते रहो। भाई इंफॉर्मेशन तो गूगल से मिल जाती है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, ये काम दिमाग का है। प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये काम दिमाग का है। ओपन बुक एग्जामिनेशन इसी का एक उदाहरण है। आज के 20 साल पहले किसी को बोलते ना कि एक वक्त वो आएगा जब एग्जाम हॉल में तुम किताब लेके चले जाओगे और पेपर लिख पाओगे, तो बंदा हंस जाता, बोलता पागल हो गया क्या यार, मतलब बुक लेके तुम एग्जाम हॉल में चले जाओगे, अरे भैया पागल हो क्या। लेकिन अब देखो, अब ये नॉर्मल कल्चर हो गया है, ओपन बुक एग्जामिनेशन। वो बोलते हैं भैया कि दिमाग में याद करने का प्रेशर क्यों डालें, हम क्या मेमोरी चेक कर रहे हैं, या फिर हम अपनी मेमोरी की मतलब मेमोरी को याद करने की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने पर, डीप एनालिसिस करने की क्षमता को बढ़ाने पर, चीजों को ऑब्जर्व करने की क्षमता को बढ़ाने पर, ना कि मेमोरी को टेस्ट करने पर। आपको बड़े ही यकीन से बता सकता हूं मैं कि आज के 20 साल बाद या 30 साल बाद ऐसा कोई ना कोई तरीका आ ही जाएगा जिससे साइंटिस्ट हो सकता है हमारे दिमाग में कोई चिप फिट कर दें और वहां पर हम बहुत सारी चीजों को सेव कर सकें। पॉसिबल है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, गूगल पर आप सर्च मार सकते हैं। तो जब तक कोई चीज हो नहीं जाती, उसके बारे में हो जाएगी ऐसा कोई बोल दे, तो समझ जाना वो व्यक्ति बड़े दूर की और बहुत गहरी तरीके से सोचता है। हो जाने के बाद तो दुनिया बोल ही देगी हम तो पहले ही कह रहे थे। ऐसे कहने वाले लोग तो बहुत सारे मिलेंगे आपको जो बोल रहे थे मैंने तो पहले ही कहा था। अरे पहले ही कहने वाले लोग बहुत ही कम है, ये कहने वाले कि मैंने तो पहले ही कहा था बहुत सारे। दोनों में डिफरेंस समझ गए ना आप। तो यहां पर प्राइस रेंज क्या हो गई, 7 रुपए से 10 रुपए। और आपको बता दूं कि यही रेंज एक चैप्टर है ट्रांसफर प्राइसिंग, इसको भी करेंगे हम, ट्रांसफर प्राइसिंग, जहां पर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपनी बनी हुई चीजें देता है इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वो अपना फिनिश गुड्स बनाकर मार्केट में बेच दे। ऐसे में झगड़ा होता है कि कितने प्राइस के ऊपर वो मुझे देगा, तो वहां पर भी निकालते हैं ऐसी रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस। तो ये वही है, रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस, तो ये वही है। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली समझ पाए चीजों को आप। अच्छा, कैसे निकालेंगे मिनिमम प्राइस, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज योर मिनिमम प्राइस, बात खत्म। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज मिनिमम प्राइस, बात खत्म। अच्छा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, सर क्या फिक्स कॉस्ट भी मिनिमम प्राइस में आ सकती है, सोचकर बताओ। हां जी, आ सकती है। अगर मिस्टर जॉन के लिए 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए अगर इस कंपनी को एक नई मशीन रेंट पर लेनी पड़ी, तो भाई उस रेंट का फिक्स, वो जो रेंट जो फिक्स कॉस्ट है वो भी मिनिमम प्राइसिंग का हिस्सा बनेगा। क्यों? मिस्टर जॉन का काम करने के लिए जो भी खर्चा होगा, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट कैटेगरी में आता हो, चाहे वो फिक्स कॉस्ट कैटेगरी में आता हो, मिनिमम प्राइस में जोड़ेंगे। मिनिमम प्राइस मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक बात है। तो ये था मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन। अच्छा, ये जो वीडियोस हम डाल रहे हैं यूट्यूब पर, काफी स्टूडेंट बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं नीचे और बहुतों को इसे मजा आने लग गया है। और मुझे भी इन कमेंट्स को पढ़ के काफी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट बताता है कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ने का उसका नजरिया बदल गया है, उसको एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू मिला है इन चीजों को समझने का कि आखिर प्रैक्टिकली ये चीजें कैसे इंप्लीमेंट होती है। तो थ्योरी तो बहुत डिटेल में हम प्रैक्टिकली यहां पे कवर कर ही रहे हैं। मैं कुछ टाइम से एक डिक्शनरी बना रहा हूं, डिक्शनरी जहां पर मैं सारे के सारे चैप्टर जो आपके स्टडी मैट के अंदर है, जो थ्योरी में आपको अभी समझा रहा हूं, इसको बहुत ही कम शब्दों में, टू द पॉइंट, इजी लैंग्वेज के अंदर, विद एग्जाम्पल एक पेपर पर मैंने उतारने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा ऐसा अनुमान है कि ये जो 12 चैप्टर आपके SCM-PE के अंदर हैं, इनकी जब शॉर्ट समरी, मतलब ध्यान देना, मैं यहां पर डिक्शनरी की बात कर रहा हूं। मतलब डिक्शनरी में क्या होता है, आपने एक वर्ड ढूंढा, उसका एक मीनिंग मिल गया, आपको समझ में आ गई बात। तो ऐसे यहां पर मैं बना रहा हूं एक डिक्शनरी, हर चैप्टर वाइज, जिसमें टॉपिक का नाम होगा, उसका मीनिंग होगा, टू द पॉइंट, बहुत ही सिंपल और कम शब्दों के अंदर, साथ में एक एग्जांपल समझने के लिए। तो ये डिक्शनरी मैं बना रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मैक्सिमम
40 पेज में बन जाएगी, मैक्सिमम 40 पेज, मैक्सिमम 40 पेज। और मैं ये क्यों बना रहा हूं? आपके लिए बना रहा हूं। अच्छा, ये मिलेगी कहां पर? तो आपको बता दूं, ये मैं डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको ज्वाइन कर लो। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। अपने फ्रेंड को बोलो वो भी ज्वाइन कर ले। और अगर वो ज्वाइन नहीं भी करता है, और जब मैं ये डालूंगा डिक्शनरी, उसको आप शेयर कर देना, उसका भी बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप? देखो, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका नाम है डिक्शनरी। मैक्सिमम 40 पेज के अंदर, मैक्सिमम 12 के 12 चैप्टर की टू द पॉइंट इजी लैंग्वेज के अंदर कंप्लीट थ्योरी, मॉडल, एग्जाम्पल मैं कवर कर दूंगा टू द पॉइंट। आपको करना क्या है, इन 40 पेज का प्रिंट आउट निकालकर, इन 40 पेज का प्रिंट आउट निकालकर, जो भी आपका स्टडी रूम है, जो भी आपका स्टडी रूम है, या फिर जहां पर भी आप सोते हो, रात में जहां पर भी आप सोते हो, वहां पर आसपास में रखना है। तो करना क्या है आपको, जब भी रात को सोने, जैसे मान लो कुछ लोग स्टूडेंट कुछ हैं जो रात में सोते हैं, कुछ दिन में सोते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं। तो जब भी आप सोते हो, चाहे दिन में हो सोते हो, चाहे दोपहर में, चाहे रात में, कभी भी सोते हो आप, तो करना क्या है आपको, सोने के पहले आधा घंटा इस डिक्शनरी के प्रिंट आउट को लेकर पढ़ना है, बस आराम आराम से। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको कहीं पर भी तकलीफ नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर, बहुत ही सिंपल। 40 पेज एक प्रकार से मान लीजिए आप, आपके लिए कंक्लूजन है पूरी की स्टडी का, कंक्लूजन, यानी कि आपको 40 पेज में सब कुछ मिल गया। समरी भी कह सकते हैं इसको आप, डिक्शनरी तो मैंने कहा ही है इसको। इसमें कोई कचरा नहीं है, कोई भी। बीच में हमने एक बुक लॉन्च की थी, थ्योरी की कलरफुल बुक, वो थी करीबन 200 पेज की, उसकी भी शॉर्ट समरी है ये 40 पेज की। हाँ, लेकिन अगर उसको आपने पढ़ा है और उसका जिसको पढ़ रहे हो, मजा आ जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको मजा आ जाएगा। आप नीचे कमेंट करके बोलोगे सर मजा आ गया डिक्शनरी को पढ़ने में। तो ऐसी खतरनाक और मजेदार बनाएंगे कि आपका कॉस्टिंग में इंटरेस्ट जगे, आपको डर ना लगे, आपको पता पड़े कि इतना आसान था ये, तो है ना, आपको अच्छा लगे। तो ये मिलेगा कहां पर, ये मिलेगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। कुछ ही टाइम में इसको डाल देंगे, और नीचे कमेंट भी करिए आप कि क्या आपको इस डिक्शनरी की रिक्वायरमेंट है, क्या आप चाहते हो कि इस डिक्शनरी के ऊपर मैं जल्दी जल्दी काम करूं और स्पीड में इसको ले आऊं और टेलीग्राम चैनल में डाल दूं। वैसे आपकी रिक्वेस्ट पर हमने बीच में एक केस स्टडी की बुक भी लॉन्च की है, जहां पर 150 से ऊपर क्वेश्चन है और समरी थ्योरी बुक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने कर दी आपके लिए एक बातें जहां पर आपको समझ में आएंगे। अगला पॉइंट है कीप और ड्रॉप डिसीजन। यहां पर क्या होता है, कीप और ड्रॉप डिसीजन, ध्यान देना जरा। अभी चल रहा है लॉकडाउन, मॉल्स में दुकानें बंद हैं, कई शॉप बंद हैं। ऐसे में उस दुकान को कंटिन्यू रखें या टेम्परेरी तौर पर बंद कर दें, इसी को बोलते हैं कीप और ड्रॉप। यानी कि उस काम को, उस दुकान को चलाते रहें या बंद कर दें, टेम्परेरी। ध्यान देना, यहां पर एक वर्ड पे मैं खास तौर पर जोर दे रहा हूं, टेम्परेरी क्लोज डाउन। तो ध्यान देना, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है, इट इज नॉट लॉन्ग टर्म। अभी मार्केट में रिसेशन है, अभी कोई डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उस डिपार्टमेंट को हम कंटिन्यू करते रहें या फिर टेम्परेरी बंद कर दें। तो ध्यान देखना जरा कि अगर आप कंटिन्यू करते रहें, अगर हम अभी कंटिन्यू करते रहें तो लॉस हो रहा है भाई। टेम्परेरी क्लोज डाउन करने की बात क्यों आ रही है, क्योंकि लॉस हो रहा है ना। हाँ, तो भाई कंटिन्यू करते रहें तो हाँ जी लॉस हो रहा है जी। फिर हमने बोला कि अगर हम अभी तो बंद कर दें, शट डाउन कर दें, एंड कंटिन्यू, शट डाउन एंड कंटिन्यू, यानी कि अभी तो हम बंद कर दें और बाद में चालू करें। तो ध्यान देना, अगर अभी हम बंद कर देंगे तो ये जो लॉस हो रहा था ये होना बंद हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है फिर से कंटिन्यू करने पर कुछ न्यू एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, कुछ न्यू एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। अब जो न्यू एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे बिजनेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए, अगर वो एक्सपेंसेस इस लॉस से ज्यादा हैं, अगर वो एक्सपेंसेस इस लॉस से ज्यादा हैं तो क्या बोलते हैं आप, यानी कि लॉस कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, मतलब बंद मत करो, अभी ही भी कंटिन्यू करते रहो, अभी भी कंटिन्यू करते रहो। एग्जांपल के लिए
मान लीजिए अभी की जैसे बात करता हूं मैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। इस समय मॉल के अंदर अगर किसी ने शॉप खोल रखी है तो फुटफॉल कम है, लोग कम जा रहे हैं, सबको डर है कोरोना का, कोविड का। मान लो एक दुकानदार है, मॉल में और मान लो वो क्या बेचता है, रेडीमेड गारमेंट्स। लोग कम जा रहे हैं। अब मॉल की दुकान उसने रेंट पे ले रखी है और मान लो रेंट है 1 लाख पर मंथ। क्या है? 1 लाख पर मंथ। ठीक है, 1 लाख पर मंथ का रेंट है। अब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अगले 6 महीने के लिए। क्यों भाई? डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अगले 6 महीने के लिए। क्यों? लोग कम जा रहे हैं, तो इसीलिए इस टाइम पर जो उसका लॉस है वो हो रहा है, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। क्यों? रेंट पे करना पड़ रहा है 1 लाख रुपए। और मान लो जो इनकम होती है, सपोज करो जो इनकम होती है सेल करने पे, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन बुकिंग भी कर रहे हैं, मान लो आ रहे हैं कुछ लोग, और मान लो इनकम हो रही है 40,000 रुपए, यानी कि रेंट का खर्चा 1 लाख, इनकम 40,000, तो नेट लॉस कितना हो गया? 60,000। नेट लॉस कितना? 60,000। अच्छा, अगले 6 महीने में नेट लॉस कितना हो जाएगा? 3,60,000। 3,60,000 का नेट लॉस हो जाएगा अगले 6 महीने के अंदर, अगर दुकान को ये कंटिन्यू करते रहें। तो इनको डर लग रहा है कि यार 6 महीने के अंदर हम रोज दुकान में आ भी रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, इतना रिस्क भी ले रहे हैं, कोविड का इतना रिस्क है, अगर कोरोना हो गया तो वहां पर एडमिट होना पड़ गया तो सीधे ही 15 लाख 10 लाख जान का जोखिम, फैमिली वालों की टेंशन, तो पता नहीं क्या क्या होगा। इतना रिस्क लेने के बाद भी हम दुकान पर आ रहे हैं तो प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, हमें तो लॉस हो जाएगा अगले 6 महीने के अंदर 3,60,000 का। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम दुकान को बंद कर दें तो, अच्छा दुकान को बंद कर देंगे तो रेंट नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, जो प्रॉफिट अभी हो रहा था वो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? मान लेते नहीं होगा, वो प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि वो क्या बन जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि 1 लाख रुपए का जो रेंट देना है वो नहीं देना पड़ेगा, तो बेनिफिट हो गया, यानी कॉस्ट सेव हो गई, और जो इनकम आ रही थी वो लॉस्ट हो गई। तो कुल मिलाकर हर महीने 60,000 का क्या हो जाएगा इनको? एक प्रकार से बेनिफिट। क्या हो जाएगा? बेनिफिट। यानी कि जेब से कुछ 60,000 रुपए कम जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? जेब से 60,000 रुपए कम जाएंगे, यानी अगले 6 महीने में 3,60,000 रुपए कम जाएंगे। यानी कुल मिलाकर बेनिफिट क्या है बताओ? दुकान को टेम्परेरी बंद कर दो 6 महीने के लिए, उसके बाद 6 महीने बाद फिर से चालू कर लेना। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अगर 6 महीने बाद फिर से दुकान का एग्रीमेंट का रेंट करने के लिए आए और पता लगा ओनर ने उस रेंट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। रीजन क्या? हमने 6 महीने के लिए खाली छोड़ दिया था, अब उसके पास नए नए कस्टमर आ गए हैं जिन्होंने रेंट को हाइक कर दिया है, रेंट को बढ़ा दिया है, तो वो ज्यादा रेंट मांग रहा है, यानी कि नया खर्चा करना पड़ जाएगा। ओहो, कंपेयर करना पड़ेगा फिर से। अगर 6 महीने बाद दुकान को बंद करके फिर से चालू करें, और पता लगा कि हमें बहुत सारा ऐड करना पड़ गया, हमें बताना पड़ेगा अपने कस्टमर को कि दुकान यहीं पर है, बंद नहीं की थी। क्यों? 6 महीने के अंदर जो कस्टमर उस दुकान की तरफ आएगा और देखेगा यार यहां पर कल तक तो रेडीमेड की दुकान थी, आज कहां चली गई, तो उसे ऐसा लग सकता है कि दुकान बंद हो गई। तो उसको ये बताने के लिए कि दुकान बंद नहीं हुई है, कंपनी को एडवर्टीजमेंट का खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट का, तो कंपनी चेक करेगी कितना खर्चा करना पड़ेगा। भाई 3,60,000 का बेनिफिट तो है, पता लगा 5 लाख का ऐड करना पड़ गया, तो फिर कंपेयर करना पड़ेगा कि नेट लॉस कम कहां पर है, वही काम कर लो। तो समझ में आती है बात? तो यह है टेम्परेरीली काम को करते रहें या टेम्परेरीली उसको बंद कर दें और फिर स्टार्ट करें, यानी कीप और ड्रॉप डिसीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये रहा आपका स्पेशल ऑर्डर डिसीजन। और इसकी बात हमने मिस्टर जॉन वाले एग्जाम्पल में ऑलरेडी कर ली है। मिस्टर जॉन ने हमें बोला था कि 10,000 यूनिट्स 9 रुपए के हिसाब से क्या आप हमें बेचेंगे। तो ये क्या था, स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑफर। तो यहां पे क्या करना होगा, जो भी हमें मिल रहा है और जो भी हम खर्च करने वाले हैं उसे कंपेयर करना होगा। अगर नेट बेनिफिट आता है तो यस, हम इस स्पेशल ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ध्यान देना, ये डिसीजन मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 6.26। पेज नंबर 6.26, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। क्लास के अंदर स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग है ना, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स जो हमने किया था वो इसी से संबंधित है। यहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज लिंक्ड विद सच की फैक्टर, और उसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं, उसके बेस पर हम रैंक डिसाइड करते हैं। जिसकी रैंक 1 आती है उस वाले प्रोडक्ट को पहले प्रोड्यूस करो, रैंक 2 वाले को उसके बाद, रैंक 3 वाले को उसके बाद। यानी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल इस प्रकार से करो कि मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन कर पाओ, कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज कर पाओ, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओ। अब देखो, ये जो आपका प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन है, इसको आप किस प्रकार से आपकी खुद की स्टडी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हमने एक पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। क्या पढ़ा था हमने, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। कई सारे स्टूडेंट वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि सर कौन सा चैप्टर किस सीक्वेंस में पढूं, किस चैप्टर को कितना वक्त दूं, किस चैप्टर को ज्यादा वक्त दूं, किस चैप्टर को कम वक्त दूं। तो मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने हर सब्जेक्ट के अंदर अपने आप से, आपकी काबिलियत के हिसाब से आप तय कर पाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम देना है, कौन सा चैप्टर को कितना टाइम देना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। और ये तरीके से आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाओगे। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है जी हमारे को, कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, आउटपुट को मैक्सिमाइज करो, कॉस्ट को मिनिमाइज करो। लेकिन भाई हमें यह भी सिखा दो ना कि हम मार्क्स को मैक्सिमाइज कैसे करें। तो लो जी, आज मैं आपको सिखाऊंगा मार्क्स को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं। और इसके अंदर भी आप बनाएंगे 2 स्टेटमेंट। पहली है स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग और दूसरी होगी स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, है ना। तो वो आप अपने आप से बनाएंगे, बताता हूं अभी, पहले सीखिए। देखिए, यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका SCMPE सब्जेक्ट का, यानी अपने सब्जेक्ट से मैं एग्जांपल लेके आपको सिखाऊंगा और उसके बाद आपको बोलूंगा कि अपने बाकी सब्जेक्ट पर इसको भी इंप्लीमेंट करो और आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा वो चैप्टर है जो आपको सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद रैंक नंबर 2 वाला चैप्टर कौन सा है, रैंक 3 वाला चैप्टर कौन सा है, रैंक 4 वाला चैप्टर कौन सा है। और आपको पता होगा किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर को पढ़ते वक्त टाइम की कंजूसी नहीं करनी है, आपको भागना नहीं है, आपको आराम से इत्मीनान से पूरा समय देते हुए अच्छे से पढ़ना है, आपको पता पड़ जाएगा। SCMPE के अंदर 12 चैप्टर हैं। 13वां चैप्टर केस स्टडी का है, उसको मैं 12 में ही इंक्लूडेड मान रहा हूं क्योंकि मॉडल्स 12 चैप्टर से होते हैं, उसी के ऊपर बनती है केस स्टडी के क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर ICI के स्टडी मैट के हिसाब से SCMPE के अंदर कुल मिला के 12 चैप्टर हैं। तो करना क्या है आपको, ये लिखा मैंने चैप्टर 1, ये लिखा मैंने चैप्टर 2, ये लिखा मैंने चैप्टर 3, ऐसे करते करते चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपको सारे चैप्टर लिख देने हैं। तो यहां पर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिर क्या करना है आपको लिखना है एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स मतलब आपको पिछले अटेम्प्ट देखने हैं। अभी तक न्यू सिलेबस के अंदर कॉस्टिंग पेपर में 4 अटेम्प्ट आए हैं। तो पिछले 4 अटेम्प्ट के अंदर चैप्टर नंबर 1 कितनी बार पूछा गया और जितनी बार वो पूछा गया उसमें कितने मार्क्स का पूछा गया।
मैंने YouTube पर एक वीडियो डाली है जहां पर मैंने आपको बताया है कि वो कौन से 5 चैप्टर हैं जिसे करके आप नवंबर 2020 में 75 नंबर तक एग्जाम में ला सकती है। मतलब ये 5 चैप्टर वो धुरंधर चैप्टर हैं जिसको किसी ने अगर छोड़ा तो एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है। और अगर पकड़ के रखा, अच्छे से रिवाइज करा, इन्हें पूरी रेस्पेक्ट दी, पूरा समय दिया, मन से पढ़ाई करी, भागे नहीं, तरीके से आंसर बनाया, घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करी, तो आपके 75 मार्क्स आपकी जेब में। तो वो वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। यहां पर बता रहा हूं मैं आपको कैसे निकाले रैंक टू डिसाइड कि रैंक किस चैप्टर में पढ़ना है, हमें किस चैप्टरों के सीक्वेंस से पढ़ना है। तो मान लो उदाहरण के लिए चैप्टर 1 पिछले 4 अटेम्प्ट के अंदर 2 अटेम्प्ट में आया है। कितने में आया? 2 में। पहले में आया मान लो 10 नंबर का और दूसरे में आया मान लो 20 नंबर का। तो आपको करना क्या है? 10 + 20 डिवाइड बाई 2। आपको निकालने हैं एवरेज मार्क्स हर चैप्टर के पिछले अटेम्प्ट को देखकर। निकाल पाएंगे? मान लीजिए पिछले 4 अटेम्प्ट के अंदर चैप्टर नंबर 2 3 बार आया, मान लीजिए एक बार 10 बार आया, एक बार 10 नंबर का आया और एक बार मान लीजिए 40 नंबर का आया। तो डिवाइड बाई 3 कितना हो गया? 10 + 10 20, 20 और 40 60, 60 बटा 30 ये हो गया आपका 20। तो ऐसे आपको निकालने हैं एक एवरेज मार्क्स। निकाल लिया आपने एवरेज मार्क्स हर चैप्टर के, आराम से निकाल पाओगे। स्कैनर देख लो, है ना, ई स्कैनर खरीद लो, 150-200 रुपए का मिल जाएगा आराम से, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे उसके अंदर आपको। इसके बाद आपको यहां पे लिखने हैं कैटेगरी ए क्वेश्चन। कैटेगरी ए क्वेश्चन, ओहो सर ये क्या है? कैटेगरी ए मतलब वो क्वेश्चन जो आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए। ध्यान देना, यहां पर मैं प्लान बना रहा हूं आपके लिए, आपके हिसाब से, और इसे आप ही बेस्ट बना सकते हैं। मैं आपको एक ओवरऑल फ्रेमवर्क दे सकता हूं, मैं आपको एक ओवरऑल टेक्निक बता सकता हूं, लेकिन आपके लिए जो स्पेसिफिक प्लान है वो तो आप ही बना सकते हो, है ना। तो करना क्या आपको चैप्टर 1 में आइडेंटिफाई करने हैं वो क्वेश्चन जहां पर आपको तकलीफ हुई, जहां पर आपके पसीने छूटे, जहां पर आपको इरिटेशन हुई, आपको लगा तो बड़ा मुश्किल है, जहां पर आपके मुंह से निकल गया अरे यार गलत हो गया। ऐसे कितने क्वेश्चन आप ढूंढो। तो मान लेते हैं आपके 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैटेगरी में आते हैं। देखो किसी के यहां पर 5 आएंगे, किसी के 4 आएंगे, किसी के 3 आएंगे, किसी के 2 आएंगे, किसी के 10 आएंगे। तो हर स्टूडेंट का वेरी करेगा, वही ऑटोमेटिक बता देगा किस रैंक में पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में मान लो 10 क्वेश्चन कैटेगरी में आते हैं। अब यहां पे निकालो आप मार्क्स पर क्वेश्चन। मार्क्स पर क्वेश्चन, हाँ जी, एवरेज मार्क्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ कैटेगरी ए क्वेश्चन। तो 15 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया? 3। 20 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया? 2। ऐसे हर पे निकालोगे आप मार्क्स पर क्वेश्चन। अच्छा, मार्क्स पर क्वेश्चन निकालने के बाद अब निकालेंगे जी रैंक। तो जहां पर हाईएस्ट मार्क्स पर क्वेश्चन है वो है रैंक 1, उससे कम वाला रैंक 2, उससे कम वाला रैंक 3, उससे कम वाला रैंक 4, 5, 6, 7, 8। समझ गए? यानी कि अब करना क्या है, आपको पता पड़ गया आपके हिसाब से कि चैप्टर नंबर 1 आपके लिए रैंक 1 है। यानी कि चैप्टर नंबर 1 से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको तकलीफ ज्यादा हो सकती है। तो चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले करना है, अच्छे से करना है, कंजूसी नहीं करनी, कैटेगरी ए क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व करना है और प्रॉपर तरीके से इसको रिवाइज करना है। चैप्टर 1 को रिवाइज कर लेने के बाद आ जाएंगे रैंक 2 चैप्टर पे। रैंक 2 चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से रिवाइज करो, प्रॉपर क्वेश्चंस करो। अब ध्यान देना, जो रैंक 1, 2, 3, 4, 5 है, जो रैंक 1, 2, 3, 4, 5 है, आप ये डिसाइड करो कि इनके अंदर कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा समय देते हुए, कोई कंजूसी ना करते हुए, पेन से कॉपी के ऊपर हाथ से बनाओगे, हाथ से सॉल्व करोगे। बिल्कुल टाइम लग रहा है, लगने दो। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, वहां भी तो टाइम लगेगा, वहां टाइम लगेगा, उससे बेहतर है घर पे टाइम लगा लो। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दिमाग में मजबूती आ जाएगी कि हाँ जी एग्जाम में आ गया तो मैं झंडे गाड़ दूंगा। तो यह है डिसाइड करने का तरीका कि कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहो तो स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मार्क्स बना सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मार्क्स बना सकते हो। अब ध्यान देना, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है? आपका टाइम। टाइम को कैसे अलॉट करना है, इस स्टेटमेंट के बेस पे करो अलॉट।
तो इस चैप्टर नंबर 1 है, आपने सोचा कि चैप्टर नंबर 1 के 5 क्वेश्चन आराम से करूंगा, कितना समय लगेगा, तो आपको पता पड़ा कि यार एक क्वेश्चन को करने में आराम से अगर मैं करूं तो 1 घंटा लगता है, मान लो एग्जाम्पल के लिए। तो आपको आया कि भाई 5 क्वेश्चन करेंगे तो 5 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप 10 दिन का प्लान बना रहे हो तो 10 गुना मैं 12 घंटे का एवरेज लगा लेता हूं, 10 गुना 12 यानी 120 घंटे आपके पास। आपका लिमिटिंग फैक्टर क्या है? 120 घंटे आपका लिमिटिंग फैक्टर है टाइम। 120 घंटे में 5 घंटे सबसे पहले रैंक 1 वाले चैप्टर 1 को दोगे। अब बचे 115 घंटे। 115 घंटे में रैंक 2 वाले को टाइम अलॉट करो, चेक करो कैटेगरी ए वाले 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को बहुत आराम से करूंगा 45 मिनट लगेगा ऑन एन एवरेज। अच्छा, इसका मतलब हो गया एक क्वेश्चन पर 45 मिनट, 10 क्वेश्चन पर 450 मिनट, डिवाइड बाय 60 मतलब 7 घंटे, 7.5 घंटे लगेंगे चैप्टर 2 पर। तो भाई साहब 115 घंटे में से 7.5 घंटे चैप्टर 2 का अलॉट कर दो। अब 115 में से अगर मैं 7.5 घटा दूं तो ये आ गया 107.5। 107.5 में से कितने घंटे चैप्टर 3 को अलॉट करने हैं, कितने घंटे चैप्टर 4 को अलॉट करने हैं, कितने घंटे चैप्टर 5 को अलॉट करने हैं। ऐसे करते करते आप बना पाओगे स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मार्क्स। और ये पूरी की पूरी प्लानिंग प्रैक्टिकल प्लानिंग है, और ये पूरी की पूरी प्लानिंग आपके हिसाब से है, आपकी टाइम के हिसाब से। मैंने ये नहीं बोला 16 घंटे पढ़ो, मैंने बोला 12 घंटे के हिसाब से देखो। अगर 12 घंटे पढ़कर आप इन सभी चैप्टर्स को रैंक में रिवाइज करके, रैंकिंग की सीक्वेंस में रिवाइज करके अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर लेते हो तो जरूरत क्या 16 घंटे पढ़ने की। बाकी 4 घंटे एंजॉय करो, थोड़ा ब्रेक लो, आराम करो, रिलैक्स करो। तो कॉस्टिंग एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें सीखी गई हर बात को आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे दिमाग पर लोड पड़ेगा, एग्जाम में हर चीज याद करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल लगेगा, है ना। लेकिन अगर समझोगे प्रैक्टिकली क्या मतलब है इसका, इसको मैं अभी देखो, बिजनेस जब करेंगे तब तो इंप्लीमेंट कर ही लोगे, अभी इंप्लीमेंट करना है मुझे, अभी के अभी। बताओ कैसे? तो ऐसे। तो इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर नंबर 6 है डिसीजन मेकिंग का, यहां पर कंप्लीट हो चला है। उम्मीद करता हूं कि जिस डिटेल तरीके से मैं आपको हर कॉन्सेप्ट के पीछे की कहानी और उसका प्रैक्टिकल यूज समझा रहा हूं, आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपको मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट करें, यही कमेंट कर दें कि सर बहुत मजा आ रहा है। इससे मुझे, मेरी टीम को मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, हम जो एफर्ट दे रहे हैं उससे आपको बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि मैंने भी स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाया आपके लिए कि अगर इस प्रकार की वीडियो बनाकर मैं स्टूडेंट के लिए यूट्यूब पे डालता हूं तो उससे उनको क्या एडवांटेज होगा। तो मैं भी अपने टाइम का, जो मेरा रिसोर्सेज है टाइम, उसको भी कैसे मैं यूज कर रहा हूं, उसके लिए मैंने क्या बनाई, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। मेरे और भी अदर काम है इसके अलावा, तो मैंने पूरी बनाई स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग कि मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, यहां पर इतना बेनिफिट होगा स्टूडेंट को, यहां पर ये टाइम लगेगा, यहां पर, तो पूरा स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। तो इसके अंदर मेरा जो पर्पज है इन वीडियोस को बनाने का वो ये है कि वो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर वो जो फाइनेंशियली वीक है, क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है, अगर कॉस्टिंग में डर लगता है, थ्योरी से डर लगता है, केस स्टडी के क्वेश्चन से डर लगता है, तो डरो मत। इन वीडियोस को देखो, समझो, सुनो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, बार बार सुनो, क्या रोका किसी ने। सुनो, इसको पढ़ो, समझो, आपको पता पड़ेगा। इतना इंटरेस्टिंग पेपर है ये, इतना इंटरेस्टिंग है ये केस स्टडी क्वेश्चंस, आप ऐसा बोल दोगे कि सर मेरी ICAI से प्रार्थना है कि एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन ही केस स्टडी क्वेश्चन आए। इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए, इसी थॉट के साथ कि आप इसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे, अपनी प्लानिंग बनाएंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे यस सर, आई हैव मेड प्लानिंग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।